नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट हमारे द्वारा समय समय पे दी जाती है। उसी कड़ी में जो हमारी हरियाणा पीटीआई की रैपिड कोर्स की जो सीरीज चली उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ गया हूँ। आज संडे है और दिन में 12 बजे हमारा आज जो आखिरी 8वां प्रैक्टिस सेट आने वाला है हरियाणा पीटीआई एग्जाम को लेके, उसको करना ना भूलें। मैक्सिमम हाई लेवल का हम आज का पेपर रखने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आना, ये बात नोट कर ले, दिमाग में बैठा ले। और जो लेवल रहेगा बहुत ज़्यादा टफ रखूंगा भाई आज का लास्ट पेपर में मैं, जिससे आपको पता लग जाएगा अगर इस लेवल का पेपर आता तो आपके साथ क्या हो सकता है। पिछले संडे को भी लेवल हाई था, वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने अच्छा स्कोर किया था। उसी कड़ी में इस संडे को भी हम कोशिश करेंगे अच्छा लेवल रखने की। तो दिन में 12 बजे लाइव बिल्कुल जुड़े उस पेपर के साथ, और पेपर बिल्कुल सेट है और जुड़ना ना भूलें, ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं, उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन जो हमारा बन सकता है कि जो किडनी है वो जो हमारे रक्त को प्रत्येक घंटे में कितनी बार साफ करती है। तो याद रखें 2 बार, प्रत्येक घंटे में 2 बार जो हमारी किडनी है वो हमारे ब्लड को साफ करती है, दिमाग में बैठा लें, क्योंकि किडनी भी जो है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले सिस्टम का एक पार्ट है। तो ये 2 बार जो है हमारे जो है ब्लड को साफ करती है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद त्वचा जो है प्रतिदिन कितना पानी खर्च करती है। जो आपकी त्वचा है वो लगभग 400 मिलीलीटर पानी जो है खर्च करती है त्वचा। याद रखें त्वचा कितने वाटर को डेली खर्च करती है, 400 मिलीलीटर को त्वचा, याद रखें। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग मैं आपसे कहूं तो वो भी आपका त्वचा ही होगा। याद रखने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्वचा ही मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है और कितना वाटर खर्च करती है, लगभग 400 मिलीलीटर। इसके बाद रक्त में जो है यूरिया की वृद्धि किस अंग में खराबी होने के कारण होती है, तो वो आपका आंसर होगा गुर्दे में। गुर्दा अगर आपका खराब हो गया तो रक्त में जो है यूरिया की मात्रा जो है बढ़ जाएगी, रक्त में यूरिया की मात्रा जो है बढ़ जाएगी अगर आपके गुर्दे खराब हो गए तो। याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है। जो मैंने अभी तक चारों बातें बताई एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में आ सकती हैं। इसके बाद पेशाब में प्रतिदिन कितना पानी हम बाहर निकालते हैं, तो वो आपका लगभग 1500 मिलीलीटर। 1500 मिलीलीटर अपना जो है टॉयलेट पानी को बाहर निकालता है पेशाब, लगभग डेली वाटर 1500 मिलीलीटर। 400 मिलीलीटर आपकी त्वचा जो है पानी को बाहर निकालती है, 400 मिलीलीटर, और 1500 मिलीलीटर आपका पेशाब के थ्रू बाहर आता है। और गुर्दे में अगर आपको दिक्कत हो गई तो क्या होगा, आपका जो है ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है कि डायूरेटिक्स, हमने डोपिंग का चैप्टर पढ़ा था, उसमें डायूरेटिक्स को हमने डिस्कस किया था। तो डायूरेटिक्स डोपिंग के अंदर आता है। तो कौन से गेम के खिलाड़ी इसको प्रयोग करते हैं, शारीरिक वेट घटाने वाले गेम्स के खिलाड़ी इसको प्रयोग करते हैं। भार घटाने वाले खिलाड़ी जो है डायूरेटिक्स का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है पेशाब जो है अधिक मात्रा में बाहर आने लगता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है और उससे वेट घटने लगता है, ठीक है। इसके बाद नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्मदर्शी संरचना है, बहुत बार एग्जाम में आता है और बार बार आता है। जो नेफ्रॉन जो है आपकी किडनी की सूक्ष्मतम जो है आपकी सूक्ष्मदर्शी संरचना है, किडनी की ये जो है सूक्ष्म संरचनात्मक रचना है आपकी, ये सूक्ष्मदर्शी संरचना है नेफ्रॉन, याद रखें भाई। इसके बाद उत्सर्जन तंत्र से मैं आपसे तात्पर्य पूछूं तो आप बता सकते हो दूषित पदार्थों को बाहर निकालने वाला जो हमारा सिस्टम होता है वो उत्सर्जन तंत्र होता है। इसके बाद किसके रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है, किडनी के रोगी को डायलिसिस पे रखा जाता है। याद रखें एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, किडनी के रोगी को डायलिसिस पे रखा जाता है। और सूक्ष्मदर्शी संरचना मैं आपसे पूछूं किडनी की तो आप नेफ्रॉन बता सकते हो। इसके बाद रक्त की जो अशुद्धियां होती हैं वो किस अंग में जाके छनती हैं, तो वो भी आपकी जो किडनी में जाके छनती हैं, ठीक है। किडनी के अंदर जाके साफ होता, हमने पढ़ा था ना 2 बार किडनी जो है दिन में हमारे ब्लड को साफ करती है। तो वहां पे ब्लड जो फिल्टर होता है किडनी के अंदर, याद रखना एग्जाम ओरिएंटेड बात है। इसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी अवस्था जो है महिलाओं में गर्भावस्था का पहला संकेत है, तो वो होती है महामारी चक्कर का रुकना, पहला संकेत है गर्भावस्था का होने का, महामारी चक्कर का रुकना। एग्जाम ओरिएंटेड बात है, एग्जाम में आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि औसतन 40 साल की उम्र में महिलाओं में होने वाली अंतिम
महामारी का जो चक्कर होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है भाई मेनोपॉज। मेनोपॉज याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड भाई। 40 साल की उम्र में जो एवरेज रूप से जो महामारी चक्कर रुकता है उसका लास्ट में जो वो चक्कर होता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये उत्सर्जन तंत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले के एग्जाम में आए और आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, कंप्लीट हुए। इसके बाद हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ एक छोटे छोटे टॉपिक है, इनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपकी कर्ण, जो हमारे कान हैं, वो किस चीज में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं? सबसे पहले तो आपको पता है कि सुनने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बैलेंस, बॉडी का बैलेंस बनाने में भी कानों का इंपॉर्टेंट रोल होता है भाई, बैलेंस बनाने में, ठीक है। सुनने का काम तो करते ही हैं लेकिन बैलेंस भी बनाते हैं बॉडी का, याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड बात है। कानों का मुख्य काम बैलेंस बनाने, सुनने के साथ साथ बैलेंस बनाना बॉडी का, एग्जाम ओरिएंटेड, याद रखें। इसके बाद मुख्य जो संवेदी अंग है जिससे संवेदनाएं हम महसूस कर सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके? नेत्र मतलब आंख, कान, त्वचा और आपकी जीभ हो गई, नाक हो गई, ठीक है। इसके अलावा जीभ होगी आपकी, ठीक है। जो बाहरी अंग हैं ये आपके होते हैं। इसके बाद जब आपकी एज वृद्धावस्था की तरफ जाती तो आंखों में सबसे ज्यादा कौन सी समस्या आपको होती है? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद की समस्या होने लगती है भाई जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, याद रखें, आंखों में, ठीक है। इसके बाद जो आपकी संवेद इंद्रियां होती हैं उसमें सबसे मुख्य कौन सी होती है? आपकी जीभ होती है भाई, मैंने अभी बताया भी था आपको, जीभ। जीभ सबसे मुख्य संवेदी अंग है हमारा। इसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, देखो, दो तरह की नर्व सेल हमारी होती हैं, याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड बताऊंगा दोनों ही बात। एक तो होती है दिमाग से सेल की तरफ जो मैसेज लेके आती हैं, एक होती है सेल से दिमाग की तरफ। कैसे? जैसे मेरे दिमाग ने ऑर्डर दिया मेरे को मार्कर उठाना है, तो मेरा दिमाग नर्व इंपल्स के थ्रू मैसेज भेजेगा कि पेन उठा। तो ये जो मैसेज जाएगा किस प्रकार के जो न्यूरॉन्स है वो लेके जाएंगे? ये लेके जाएंगे आपके कोशिका शरीर की तरफ ले जाती है, बाकी एक्सॉन इसे कोशिका से दूर ले जाती है। इसने छोड़ दे यार। इसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने वाली कौन सी दवा है? ये आपकी होती है एम्फेटामिन। एम्फेटामिन ये भाई डोपिंग पदार्थ है एम्फेटामिन। ये जो हमारे तंत्रिका तंत्र होता है केंद्रीय, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको उत्तेजित कर सकता है। एग्जाम ओरिएंटेड बात है। इसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको उल्टी आ रही है तो वो किस प्रकार की चोट के कारण आती है? अगर आपके सिर में चोट लगी ना तो आपको उल्टी आने की समस्या हो सकती है। एग्जाम ओरिएंटेड बात है, याद कर ले। इसके बाद मस्तिष्क का भार जो पूरे शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत हो सकता है? ये हो सकता है लगभग 2%। एग्जाम ओरिएंटेड बात है, याद रखें, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो आपका, इससे लगभग क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए मेरे ख्याल से, इससे कोई और खास क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है कि केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित होता है कौन कौन सी चीजें केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में आती हैं? वो आपके आएंगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्यों आएंगी? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। देखो, कुछ एक जो एक्टिविटीज है ना हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी हैंडल करती है। कैसे, मैं बता दूं आपको इजी लैंग्वेज में। जैसे आपने आग में हाथ दे दिया तो आप क्या करोगे? अचानक से हाथ पीछे खींच लोगे बिना दिमाग से सोचे कि ये गर्म है या नहीं, ठीक है। ये जो एक्शन टू रिएक्शंस होती है ना, इनको स्पाइनल कॉर्ड हैंडल करती है। वहां पे जो नर्व इंपल्स होती है वो हैंडल करती है। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं लाइफ के जिन्हें ब्रेन हैंडल करता है। जैसे आपको बुक उठानी है तो ब्रेन ही ऑर्डर देगा भाई बुक उठा। अब गर्म पानी में हाथ दे दिया एकदम से जड़े तो बिना दिमाग से सोचे पहले निकाले, तो दिमाग को बाद में पता चलता है कि भाई हमने गर्म में हाथ दे दिया था, समझ गए। तो कुछ एक एक्शन जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी इसको हैंडल करता है, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं भाई वो करें अंतःस्रावी तंत्र का। हम जो है टॉपिक कर लेते हैं, जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो और इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी लैंगरहैंस की जो ग्रंथि है, जो अग्नाशय है, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है?
तो वो आपका जो हार्मोन रिलीज करती है इंसुलिन भाई। इंसुलिन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है। लैंगरहैंस होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कौन से हार्मोन को रिलीज करती है? इंसुलिन। मैं पूछूं मधुमेह जो बीमारी होती है किस हार्मोन्स की कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से। या मैं कहूं मधुमेह जो बीमारी है किस ग्रंथि के अंदर डिसबैलेंस होने से होती है? पैनक्रियाज के अंदर। क्योंकि पैनक्रियाज क्या रिलीज करती है? इंसुलिन, जिससे हमारी जो बॉडी है वो बैलेंस में रहती है। ठीक है, अगर ये डिसबैलेंस हो गया तो क्या होगा? मधुमेह नामक बीमारी आपको हो सकती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आता है। किसकी कमी से मधुमेह रोग हो सकता है, या किसके डिसबैलेंस होने से मधुमेह रोग हो सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारी ग्रंथियों के लेके आ सकता है कि कौन सी ग्रंथि कहां पे होती है, मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करें शरीर की मास्टर ग्रंथि की। शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? आपको पता है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। कहां पे होती है? दिमाग के आधार में होती है भाई पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारी मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, या मैं दिमाग के कौन से हिस्से में? क्रेनियल कोटर में होती है। क्रेनियल कोटर में होती है भाई। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। ओके, अंडरस्टैंड, इतना समझ गए। इसके बाद थायराइड ग्लैंड कहां पे होती है? थायराइड ग्लैंड कहां पे होती है आपकी? ये होती है आपकी गर्दन के अंदर भाई। गर्दन के अंदर होती है थायराइड ग्लैंड। इसके बाद एक है पैराथायराइड ग्लैंड। ये कहां पे होती है? ये भी आपकी गर्दन में होती है, गर्दन में ही होती है, और थायराइड ग्लैंड के पीछे होती है जस्ट। ठीक है, इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड। ये कहां पे होती है आपकी? ये जो है प्रत्येक किडनी के ऊपर, दोनों किडनियों के ऊपर होती है भाई। प्रत्येक किडनी के ऊपर होती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है पैनक्रियाज के बारे में हमने पढ़ा था। पैनक्रियाज आपकी कहां पे होती है? अमाशय के नीचे होती है भाई। जस्ट हमारे पेट में अमाशय जो होता है उसके नीचे, अमाशय के नीचे। इसके बाद जो एक और बच गई आपकी सेक्स ग्रंथि कहां पे होती है आपकी? ये होती है पेल्विक कोटर में। समझ गए इतनी सी बात? ये सारी ग्रंथियां भाई। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि थायराइड ग्लैंड कहां पे होती है, तो बता सकते हो गर्दन में। पैराथायराइड में आपसे पूछूं तो आप बता सकते हो गर्दन में, थायराइड ग्लैंड के पीछे। एड्रिनल प्रत्येक किडनी पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। एड्रिनल आपसे पूछ सकता है, किडनी के ऊपर होती है। पैनक्रियाज अमाशय के नीचे, और सेक्स ग्रंथियां कहां पे होती है? पेल्विक कोटर में। और मास्टर ग्रंथि जो हमारी पीयूष है वो कहां पे होती है? दिमाग के आधार में, क्रेनियल कोटर में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ग्रंथि जो शर्करा को नियंत्रित करती है? पैनक्रियाज, मैंने अभी बताया। इंसुलिन को कौन हैंडल करेगा? पैनक्रियाज। ठीक है, मधुमेह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं भाई। मधुमेह नामक बीमारी से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस आपके शरीर का सामान्य तापमान होता है। मास्टर ग्लैंड आपको बता दिया पिट्यूटरी होती है। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं वो रोग विज्ञान से बन सकते हैं। वो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो है क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम ओरिएंटेड की हम बात करेंगे रोग विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम बात करें जो आपकी आंतरजवर है और हैजा किस प्रकार का रोग है, किस से ये फैलते हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मली यही चीज़ें कवर होंगी, कौन सी बीमारी किसके कारण फैलती है या कौन सी बीमारी किसको इफेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले हम आंतजवर और हैजा किसके कारण फैलता है? ये पानी जन्मित रोग हैं भाई, पानी द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, आंतजवर और हैजा इनके कीटाणु जो है पानी में ही पैदा होते हैं भाई, पानी द्वारा। ठीक है, याद रखें, आंतजवर और हैजा किसके द्वारा फैलते हैं? पानी द्वारा। इसके बाद कुछ आपके पूछ सकता है कि मोतियाबिंद किसकी बीमारी है? अभी हमने पढ़ा, ये हमारी आंखों की बीमारी है भाई, आंखों की बीमारी है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है पीलिया किसको इफेक्ट करता है? यकृत को, लीवर को इफेक्ट करता है भाई पीलिया। इसके बाद आपका क्वेश्चन बन सकता है मधुमेह किसको इफेक्ट करेगा? अग्नाशय को। और गठिया जो है हड्डियों को इफेक्ट करता है, हड्डियों को गठिया बा बोलते हैं, जोड़ों का दर्द जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड हमारा क्वेश्चन बन सकता है, एलिजा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? एलिजा टेस्ट, एलिजा कहो तो ये किसके लिए किया जाता है?
ये आपका एड्स की जांच के लिए किया जाता है भाई, एड्स की जांच के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं एड्स शरीर के किस पार्ट को प्रभावित करता है, तो रोग प्रतिरोधक अक्षमता के ऊपर ये इफेक्ट करता है, जो आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको प्रभावित करता है एड्स। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हमारा बन सकता है वो है एड्स किसके द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा, वायरल इन्फेक्शन है भाई ये, वायरल, अभी कोरोना भी फैला हुआ ना, वायरल इन्फेक्शन है। कहां से आया कोरोना? चाइना से। तो एड्स कहां से आया, मैं उसी प्रकार से पूछूं तो ये अफ्रीका से आया था आपका, अफ्रीका में पैदा हुई बीमारी है, बंदरों से शुरू हुई थी और मानव के अंदर अब लगातार इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा फैलती है भाई, सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के ज़्यादा फैलने के कारण होती है। रोगी के साथ आप हाथ मिलाओगे, खाना खाओगे तो उससे नहीं फैलती है, ठीक है। अगर मैं पूछूं एड्स की फुल फॉर्म आपसे पूछूं तो आप बता सकते हो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड, आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ओके। इसके बाद मैंने बता दिया किस प्रकार से ये आपके फैल सकता है, सेक्सुअल, या आप किसी का ब्लड ले लो, या कोई माता अगर किसी की माँ अगर एड्स से पीड़ित है, वो बच्चे को जन्म देगी तो वहां पे भी जो है ये ट्रांसमिट होने की संभावना रहती। तो ये 3 तरीके हैं, सबसे ज्यादा सेक्सुअल उसके कारण फैलने की इसकी संभावना रहती है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो सकता है, एड्स का जन्म कहां हुआ, मैंने बता दिया अफ्रीका में आपका हुआ। इसके बाद जो क्वेश्चन है, चेचक एक बीमारी है, छोटी माता होगी आपकी, छोटी माता होगी, और इसके अलावा आपकी तपेदिक, ये किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी, इनके जो कीटाणु है कहां पे ज्यादा पैदा होने की संभावना रहती है, वायु में, वायु के द्वारा फैलती हैं भाई ये बीमारियां, चेचक, छोटी माता और तपेदिक, ठीक है, वायु के द्वारा फैलने की ज्यादा संभावना रहती है। जैसे आंत, जगर और रेजा के जो जीवाणु होते हैं वो कहां पे पनपते हैं, पानी के अंदर, और ये जो है वायु के अंदर, ठीक है। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड बात है, एग्जाम में आ सकती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है, तो ये आपका वायु के द्वारा भी हो सकता है, कीड़ों के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। या संक्रामक बीमारी का मतलब है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिसके कांटेक्ट में आने से जो बीमारी फैले वो संक्रामक बीमारी होती है, ठीक है। या जल या भोजन द्वारा भी फैल सकता है भाई, जल या भोजन द्वारा भी आपकी ये बीमारियां फैल सकती हैं, संक्रामक जो बीमारियां होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात है वो आपकी हो सकती है कि हैंसन बीमारी के रूप में कौन सी बीमारी जानी जाती है, तो हैंसन बीमारी के रूप में कुष्ठ जो रोग होता है उसको जाना जाता है हैंसन बीमारी। इसी प्रकार मैं पूछूं लोकजा कौन सी बीमारी को जाना जाता है, तो टिटनस को जो है लोकजा बोला जाता है भाई, टिटनस को लोकजा बोला जाता है, ठीक है। और कुष्ठ रोग को हैंसन नामक बीमारी के नाम से जाना जाता है, कुष्ठ रोग को। याद रखें, दोनों ही बात एग्जाम ओरिएंटेड हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है आपका, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा, लोग जो मैंने बता दिया, और इसको जो है ना टिटनस को धनुकबाई भी बोलते हैं भाई, धनुकबाई, याद कर लें, ये भी नई बात आई मेरे सामने भी आज, धनुकबाई भी बोलते हैं इसको, टिटनस को, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद नवजात जो शिशु होता है उसको बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। बीसीजी का टीका वैसे लगाया क्यों जाता है, टीबी की रोकथाम के लिए भाई, टीबी की रोकथाम के लिए जो आपका बीसीजी का टीका लगाया जाता है, टीबी बोले तो ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और ये कब लगाया जाता है, बच्चे के तुरंत, जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है भाई बीसीजी का टीका, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड बात याद रखें। इसको जो है अक्षय रोग भी बोला जाता है हिंदी में, अक्षय रोग, ठीक है, टीबी को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है एग्जाम ओरिएंटेड, जो किस रोग में शरीर के अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं, तो ये रोग जो होता है भाई फाइलेरिया में जो शरीर के अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं भाई, एग्जाम ओरिएंटेड याद रखें। इसके बाद लेप्रोसी एक बीमारी है, लेप्रोसी, वो किससे फैलती है, लेप्रोसी किसके द्वारा फैलती है, बैक्टीरिया के द्वारा, मतलब जीवाणु के द्वारा फैलती है लेप्रोसी, याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड बीमारी है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है लेप्रोसी, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है
हमारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की मैं बात करूं कि मलेरिया का जो बीमारी है वो किसके द्वारा फैलती है, वो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलती है। भाई मलेरिया की जो बीमारी है वो किसके द्वारा फैलती है, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। मलेरिया की जो बीमारी किसके द्वारा फैलती है, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड बहुत बार एग्जाम में आता है, मादा जो एनाफिलीज मच्छर होता है उसके द्वारा फैलती है मलेरिया आपकी। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड बात हो सकती है आपकी ये कि चेचक के टीके की खोज किसने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी भाई, एडवर्ड जेनर ने। याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। इसके बाद ट्रैकोमा किसको प्रभावित करती है, ट्रैकोमा किसकी बीमारी है, किस अंग को प्रभावित करती है, ये भाई आपकी आंखों को प्रभावित करती है, आंखों को। ट्रैकोमा किसको प्रभावित करती है, आंखों को, ठीक है। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है वो आपका बन सकता है किस रोग के, रेबीज। रेबीज किससे फैलता है, कुत्ते के काटने से भाई। इसमें जो है रोगियों क्या लगता है, पानी से डर लगने लगता है, ठीक है। वैसे ये वायरल इन्फेक्शन है आपका, वायरस द्वारा फैलती है और ये कुत्ते के काटने से होती है रेबीज, याद रखें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है हेपेटाइटिस भाई। हेपेटाइटिस अगर आपको हेपेटाइटिस बी हो गया तो वो किस रोग के लिए उत्तरदायी होगा, वो होगा पीलिया के लिए उत्तरदायी, मतलब पीलिया ही है एक प्रकार का हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी एक प्रकार का पीलिया होता है, याद रखें, ठीक है। डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है, ये भी वायरल इन्फेक्शन है भाई, डेंगू ज्वर वायरल इन्फेक्शन। ज़्यादातर जितनी भी बुखार होती है ना वो वायरल इन्फेक्शन होती है, याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड बात है। जितनी भी जवर होती हैं, बुखार होती हैं, वो ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन आपकी होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है, टाइफाइड किसके कारण फैलता है, जीवाणु के कारण। टाइफाइड किसके कारण फैलता है, जीवाणु के कारण। और उस जीवाणु का नाम मैं पूछूं आपसे तो वो होता है साल्मोनेला, साल्मोनेला, ठीक है। जीवाणु का नाम साल्मोनेला, ठीक है। और ये किसके कारण फैलती है, टाइफाइड जीवाणु के कारण फैलती है, इसका मैंने आपको बता भी दिया। हाँ, डेंगू किसके कारण फैलता है, डेंगू ज्वर वायरल, क्या नाम उस वायरस का, एडीज। एडीज डेंगू फैलाने वाला जो वायरल है वो आपका एडीज, ठीक है, याद रखें। और ये आपका जो मैंने बता दिया, टाइफाइड कौन फैलाएगा, साल्मोनेला जीवाणु होता है, और डेंगू जो है एडीज के द्वारा आपका फैलेगा। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है प्लेग से संबंधित, प्लेग रोग से संबंधित। प्लेग रोग जो है किससे फैलता है, चूहे इसको फैलाते हैं भाई, प्लेग को। प्लेग को कौन फैलाता है, चूहे। चूहे जो है प्लेग को फैलाते हैं, चूहे जो है प्लेग को फैलाते हैं। और ये वैसे जीवाणु जनित रोग है भाई, जीवाणु जनित रोग है, वैसे ये प्लेग जीवाणु जनित रोग है भाई, ठीक है। प्लेग जो है जीवाणु जनित रोग है आपका प्लेग। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है डीपीटी, बच्चों को एक टीके लगाया जाता है भाई, बच्चों को डीपीटी। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि डीपीटी का टीका किन रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है डीपीटी। 3 रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। पहला जो रोग होता है आपका डिप्थीरिया। दूसरा जो रोग है वो आपका हो सकता है काली खांसी। तीसरा जो रोग है आपका वो होगा टिटनस। इन 3 रोगों की रोकथाम के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका जो है आपका लगाया जाता है। इसके बाद पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेनिसिलिन की खोज की थी भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखें, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसके बाद दूध जो रात को फट जाता है किसके कारण फटता है, जीवाणु के कारण फटता है भाई, जीवाणु के कारण दूध जो है फटता है, याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड बात है। जीवाणु के कारण जो है दूध जो है फट जाता है, इसीलिए उसका दही बन पाता है। इसके बाद शरीर में रोगों से लड़ने वाली जो शक्ति उसको क्या बोलते हैं, WBC, व्हाइट ब्लड सेल। WBC का दूसरा नाम आपसे पूछूं तो उसका नाम होता है ल्यूकोसाइट, आपको पता है, कई बार बता चुका हूं, ठीक है। इसके बाद रक्त जो ब्लड कैंसर होती है उसका दूसरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है, दूसरा नाम उसका होता है भाई ल्यूकेमिया। ल्यूकीमिया को जो है ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है भाई, याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बन सकता है इबोला। इबोला भी एक वायरल इन्फेक्शन था भाई, इबोला।
इबोला भी एक वायरल इन्फेक्शन था, इबोला, ठीक है, याद रखें, अफ्रीका में ये फैला था। इसके बाद हेपेटाइटिस बी अगर आपको हो गया, पी लिया, तो वो किस पार्ट को इफेक्ट करेगा, यकृत को, याद रखें, यकृत को इफेक्ट जो है करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी हेपेटाइटिस भी कई प्रकार की होती है भाई, ए बी सी डी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कोई किस प्रकार की हेपेटाइटिस बीमारी का जो है वायरस सीधे संपर्क में आने से उत्पन्न होता है, तो वो हेपेटाइटिस ए होता है आपका। हेपेटाइटिस ए जो है सीधा वायरल के कांटेक्ट में आने से होता है, याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड बात है, ये पहले भी एग्जाम में आ चुकी है। इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है भाई, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है, जीके में आपका आ सका है, 28 फरवरी को ये बनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया जाता है। और मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा भाई, एग्जाम ओरिएंटेड बात मैंने इन 3-4 टॉपिक से आपको करवा दी। अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। पसीने, गर्मी बहुत ज़्यादा भाई, एक तो बहुत समस्या होती है वीडियो बनाते हुए, बस ये 3-4 दिन की वीडियो हो रहे हैं, कंप्लीट हो जाएंगी, फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपके पेपर के बाद, मेरे को भी, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।